ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हमारा ये रूपक और ये रिपोर्ट जो है इस पर्यावरण दिवस पर आधारित है। और मैं चाहता हूं कि इस विश्वव्यापी विषय के बारे में जो है पूरी दुनिया को जानकारी होनी चाहिए। हर उस नागरिक को, हर उस मनुष्य को जानकारी होनी चाहिए कि आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस तरह से जो है नेचर चेंज हो रहा है, ये भयावह स्थितियां जो है, ये सारा अवलोकन जो है हमने किया है। और ये ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से हमने सर्वे भी इसमें प्रस्तुत किया है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये सारा विश्लेषण जो है हमने इस प्रकृति के जो भीभत्स तरीके से दोहन किए जा रहे हैं और जिस ढंग से इस प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, उसका खामियाजा ये मानव जाति के अलावा वो निर्दोष पशु प्राणी भी भुगत रहे हैं। तो आज मैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में 1974 से 5 जून को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण सार्वजनिक पहुंच के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस साल इसकी मेजबानी स्वीडन कर रहा है। अब स्वीडन की हम बात करें दोस्तों, तो स्वीडन में एक बहुत ही अद्भुत वृक्ष है और इसके बारे में, वृक्षों के बारे में मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जब मानव जीवन की प्रारंभ की बात होती है, जहाँ मानव जीवन की संभावनाएं दिखती हैं, वहाँ उसके पहले वहाँ वानस्पतिक जीवन वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और यही वजह है कि ये पेड़ पौधे वृक्ष जो हैं ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमसे पहले इस धरती पे आए हैं। तो स्वीडन की बात करें हम, यहाँ पे सिकोया नामक जो वृक्ष होता है, ये हालांकि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी ये वृक्ष पाया जाता है बहुतायत में। तो स्वीडन में ये दुनिया का सबसे पुराना जो है वृक्ष है। यहाँ पे लगभग ये 400 से 500 फीट की ऊंचाई पर ये गया हुआ है और इसका जो तना देख रहे हैं आप, लगभग 20 फीट चौड़ा है और इसका जो जीवन है, बताते हैं कि लगभग 9000 से ऊपर वर्ष की आयु इस पेड़ की हो चुकी है। तो ये बड़े दुर्लभ है। ये पेड़ हमें क्या देते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से जो है हमारी सर्च लग चुकी है कि इन पेड़ पौधों से हमारा जीवन कैसे सुलभ और सहज हो सका है। तो ये सारा विश्लेषण आज इस व्याख्या में समाहित किया गया है। एक विशाल वृक्ष या एक परिपक्व वृक्ष या वयस्क वृक्ष हम कहेंगे, उसके लिए एक विशाल वृक्ष या एक वयस्क वृक्ष आपके लिए क्या कुछ देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक पेड़ साल में 21 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। एक पेड़ साल में करीब 1.7 किलोग्राम डस्ट या प्रदूषक तत्व खत्म करता है। हवा की स्पीड कम करना, ठंडा रखना, परिंदों का घर भी जो है ये एक वृक्ष जो है प्रदान करता है। और एक बड़ा पेड़ एक दिन में 4 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। तो ये इस तरह से वृक्ष की उपयोगिता है। और हम बात अगर बड़े वृक्षों की करें, जैसे कि आपका पीपल हुआ, नीम हुआ या फिर बरगद हुआ, या इसमें आपने पंचवटी का नाम जो हमारे ग्रंथों में भली भांति सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो इन वृक्षों की अलग विशेषता होती है। ये बड़े चमत्कारी होते हैं और ये ना केवल हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, इसके अलावा भी इनमें कई औषधीय गुण होते हैं और ये इस तरह से हमारे लिए एक जीवनदाता के रूप में, हमारे अग्रज के रूप में हमारे साथ चलते रहते हैं और ये जीवन जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए केवल एक पृथ्वी का नारा था। इसने वैश्विक एजेंडा पर सतत विकास को रखा और विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की। 50 साल बाद स्वीडन 2 से 3 जून तक स्टॉकहोम और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के बारे में
भूगोल विषय के माध्यम से और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा में अरबों ग्रह हैं और इन अरबों ग्रह में एक हमारा ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे हम यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, अपने गांव में, अपने नगर में, शहर में और इस अपने देश में। तो ये इस तरह से जो है पृथ्वी का संगठन है और यह जो है प्रकृति का एक छोटा सा अंश है पृथ्वी। और इस समय पृथ्वी को ट्रिपल ग्रहीय आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लोगों और प्रकृति के अनुकूल होने के लिए जलवायु बहुत तेजी से गर्म हो रही है। आवास हानि और अन्य दबावों का मतलब है कि अनुमानित 1 मिलियन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। प्रदूषण हमारी जमीन और पानी में जहर घोल रहा है। इस दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को समावेशी, निष्पक्ष और प्रकृति के साथ अधिक जुड़ाव के लिए बदल दें। हमें ग्रह को नुकसान पहुंचाने से हटकर उसे ठीक करने की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि समाधान और तकनीक मौजूद है और तेजी से सस्ती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, इसमें थीम रखी गई है ओनली वन अर्थ। तो इस थीम के माध्यम से ये 2022 का जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का प्रावधान है। यह हमारे ग्रह को मनाने, संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक परिवर्तनकारी कार्रवाई का आह्वान करता है। तो ये इस तरह से हमारे भारत देश में भी, जैसे सिकोया का अभी मैंने नाम लिया, ये बहुत ही उम्र दराज होने वाले वृक्ष हैं। ये सामान्य तौर पे 2000 वर्ष तो जिंदा रहते ही हैं। इसके अलावा ये जो है 10,000 वर्ष तक भी इनकी आयु हो सकती है। तो ये हो गए इनमें। फिर जैसे आपका पीपल हुआ, नीम हुआ, बरगद हुआ, पाकर हुआ, ये ऐसे दुर्लभ वृक्ष हैं भारत में भी जो कि लंबी अवधि तक जिंदा रहते हैं और अपने जीवन काल के साथ साथ मनुष्य के जीवन की संभावनाएं जो है बनाए रखते हैं। तो ये इस तरह से इस समूची जो प्रकृति है वो इस समय आपातकालीन मोड में है। इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए हमें 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना होगा। कार्रवाई के बिना सुरक्षित दिशा निर्देशों से परे वायु प्रदूषण के संपर्क में दशक के भीतर 50% की वृद्धि होगी और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बहने वाला प्लास्टिक कचरा लगभग तिगुना हो जाएगा और 2040 तक। तो ये स्थितियां हैं। इनमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। केवल एक पृथ्वी और प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप से रहने पर इसका ध्यान हमेशा की तरह प्रासंगिक है। स्थायी जीवन को डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाना बेहतर। दैनिक निर्णय लेने के लिए लोगों के लिए स्थिरता की दिशा में वास्तव में परिवर्तनकारी विकल्प उपलब्ध, किफ़ायती और आकर्षक होने की आवश्यकता है। परिवर्तन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है कि हम अपने घरों, शहरों और कार्यस्थलों में अपनी कार्यशैली को ऐसा परिवर्तित कर दें कि उससे प्रकृति को हानि ना पहुँचे, उससे प्रकृति जो है क्षत ना हो, उससे प्रकृति के लिए जो है पीड़ा सहन ना करनी पड़े। तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे भारतीय संदर्भ की बात करें हम, तो भारतीय संदर्भ में इस समय श्रमिक जो संगठन है इनकी कमी हुई है और कृषि श्रमिक जो हैं बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और यही वजह है कि तकनीक का उपयोग करना पड़ रहा है। तो हार्वेस्टिंग के चलते जो है काफ़ी नरवाई बचती है गेहूं की फसल की और इससे जो है नरवाई को खेत में जलाया जाता है तो मिट्टी जो है बर्बाद हो रही है, मिट्टी का क्षय हो रहा है। ये सारा विश्लेषण मैंने जो है एक सर्वे के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, किस तरह से पेस्टिसाइड के माध्यम से लोग अपनी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं और जैविक उत्पादों के द्वारा जो है ज़मीन का संरक्षण कैसे बचा हुआ है। ये सारा विश्लेषण इस वीडियो में है, आप अंत तक बने रहिए। विषय ऐसा है, विश्व समस्या का विषय है, ये वैश्विक पीड़ा का विषय है और ऐसी स्थिति में इस वीडियो का बड़ा होना स्वाभाविक है। तो आप इस संवेदनशील मसले पर जो है अंत तक बने रहेंगे तो निस्संदेह आप अपना एक अंश भी इस
पर्यावरण सुरक्षा में, संरक्षण में लगाएंगे तो ये हमारा जो है इस प्रकृति के लिए बहुत बड़ा जो है कर्ज चुकाने का मौका आ गया है। और हर एक व्यक्ति का, हर एक उस प्राणी का जो है फर्ज बनता है कि जो कि श्वास ले रहा है, और ये श्वास जो है इस प्रकृति की देन है, और इस श्वास के माध्यम से हम जीवन जो है अपना चला पा रहे हैं। तो इस हमें फर्ज को, इस हमें कर्ज को समझते हुए हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो ये भारतीय संदर्भों की बात हुई। तो एक समस्या ये हो गई, और जिस तरह से जल स्तर गिर रहा है धरती का, ये भयावह है। हम आपको बता दें कि जहां हजारों प्रजातियां आज अब तक 2022 तक जो है विलुप्त हो चुकी हैं, इक्का दुक्का कहीं जो चिड़ियां हैं, हम चिड़ियों की बात करें तो ढेर सारी चिड़ियां गायब हैं हमारी इस नेचर से। और चिड़ियों के गायब होने से जो है उत्पादन पे असर पड़ रहा है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, आप इनको जो है भलीभांति समझ सकेंगे। जो चने का उत्पादन कम हुआ है वो चिड़ियों की वजह से है। कुछ एक चिड़ियां ऐसी हैं कि जो उस चने को जो अंकुरित होते ही समय उसको खा लेती हैं, और उसमें बेजा जो है अंकुरण का प्रसार हो जाता है, और ये बहुत अच्छे जो है पौधे बन जाते हैं, और फसल का जो उत्पाद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से इनका चिड़ियों का उपयोग है। तो चिड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, बड़े बड़े जो हैं प्राणी भी इस धरती से ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। और इनमें हम देखें तो ये जो हैं शेर हैं, हिरन हैं, ये भी जो है गुमशुदगी में जा रहे हैं। और दूसरा प्राणी यदि धरती पर है भी तो हम उसका प्रॉपरली संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस समय गौधन की बात कर रहा हूँ। वो बड़ा तिरोहित है प्राणी, और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। और वो समय दूर नहीं है कि ये सारे प्राणियों के साथ साथ जो है मानव भी अब आने वाले समय में अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखेगा। अभी भी कठिनाई कम नहीं है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से घरों में, जिस तरह से ज़मीन में, और ये हीट वेव के माध्यम से जो है साफ तौर पे जो है लोग पीड़ित दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेरा विश्लेषण इसी बात को लेकर के है कि इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस आपातकाल से हम गुजर रहे हैं, आने वाला समय जो है अन्य प्राणियों के लिए तो घातक है ही, उनकी प्रजातियां तो समाप्त कर ही रहा है, पर हमारे मानव के जीवन को जो है इतना दुस्सह और इतना कठिन बना देगा कि हम जीवन की प्रत्याशा के लिए भी जो है खड़े नहीं रहेंगे। हम मौत चाहना पसंद करेंगे। जिस तरह से हमारे अंदर जो है तपिश होगी, हमारे अंदर भूख होगी, हमारे अंदर प्यास होगी, और हम इनकी जब भरपाई नहीं कर पाएंगे तो निस्संदेह ये समय आएगा कि हम जो है मौत चाहना पसंद करेंगे। वस्तुतः ये स्थितियां बनी हुई हैं भयानक। तो इनमें हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से वृक्षों का उत्खनन हुआ है, जिस तरह से भूमि का शोषण हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण से बिल्कुल पाट दिए गए हैं। शहरों को जो है बिल्कुल पाट दिया गया है। और उनमें मैं नाम लेता हूँ मद्रास का। तो मद्रास, चेन्नई का नाम लेता हूं। तो चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां अब पानी की बेहद कमी है। पीने योग्य पानी धरती पे बहुत कम बचा हुआ है। तो ये आंकड़े जो हैं, ये मुंबई शहर भी ऐसा है कि जो पानी की जद्दोजहद में जो है पीने योग्य पानी के लिए जूझ रहा है अभी इन दिनों। और जैसे कि हम बात करें कि आहार श्रृंखला की बात करें तो बहुत बड़ा जो समुदाय है वो मांसाहारी है, और मांस के बिना भी जो है यहाँ जीवन असंभव है। तो ढेर सारे जो मनुष्य हैं वो मांस आवश्यक रूप से लेते हैं, या यूं कहें कि उनकी जिंदा रहने की आवश्यकता है एक। तो मछली का जो व्यापार हम देख रहे हैं कि इस समय बहुत बड़ा व्यापार है। इसमें 70% अगर शासकीय आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं का योगदान है। और मछली जो मछुआरे होते हैं, ख़ास तौर से मैं बीच की बात कर रहा हूँ, समुद्री किनारों की बात कर रहा हूँ, तो तटीय स्थलों में जितने भी मानव प्रजातियां हैं वो लगभग सब मांसाहारी हैं। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि मछली के
आहार पर निर्भर हैं। और इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इनके ये दृश्य में मुंबई बंदरगाह के आसपास का मैं इलाका बता रहा हूँ। यहाँ पर मछलियों की वैरायटी प्रजातियां तो खत्म हुई हैं और साथ ही साथ इनका उत्पादन भी खत्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी का कारण यही है कि इसमें समुद्र के अंदर जो कोरल होते हैं, जो एक ऐसे स्टोन होते हैं जो मछलियों के लिए एक घर होते हैं, प्राकृतिक घर होते हैं, और इन्हीं घरों में एक ऐसे रासायनिक तत्वों का जो है समावेश होता है। ऐसे उनके लिए अनुकूल समय होता है कि वो अपने जो है अंडे उत्सर्जित करती हैं और उसके माध्यम से जो है इनमें निषेचन की क्रियाएं जो है होती हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव की वजह से ये कम हो रही हैं और ये पूरा जो समुद्री क्षेत्र है ये भी इस चीज़ से प्रभावित हो रहा है। अब हम इस अगली श्रृंखला में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के ही ऐसे कृषि प्रधान जो क्षेत्र हैं उनमें जो ये स्थिति आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये कोई हॉरर फिल्म है। ये हॉरर फिल्म ही है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के खेतों में किसान काम कर रहे हैं और रातों रात किसान अब काम कर पा रहे हैं, क्योंकि दिन में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में रात में आप ये देखें कि किस तरह से प्याज की खुदाई चल रही है और किसान इस तरह से जो है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वीव हीट की वजह से जो है रातों रात जगने को मजबूर है। तो ये भयानक स्थितियां जो हैं आप सब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये हमारा जो जीवन है कितना अस्त व्यस्त होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस तापमान के बढ़ने से धरती का एक एक कोना जो है वो पीड़ित हो रहा है। वो हमें पीड़ा अगर आज नहीं दिखाई दी तो हम इसको देखने के लिए नहीं बचेंगे दोस्तों। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है। और इसके अलावा हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो ये भारत देश में तो अभी यहाँ पे गुजरात में जो है, मध्य भारत में, उत्तरांचल में भी जो है काफ़ी तेज़ी की गर्मी जो है दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि 48 तक तो बड़े आराम से जो है तापमान ने छुआ है और ये बहुत भयंकर भीषण गर्मी कहलाती है इस मध्य भारत में। और इसके अलावा राजस्थान तो ऑलरेडी गर्म रहता है, पर इस बार 2022 में मैं समझता हूं कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 54 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान बढ़ा है, जो अब तक का सबसे भयानक और भीभत्स चेहरा है प्रकृति का। और ये यहाँ पे लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है बिल्कुल बहुत न्यून दिख रही है। और ये इस तरह से जो पृथ्वी का जो तेजी से इस तपिश में जो जलना हमको प्रतीत हो रहा है वो हमें काफ़ी हद तक परेशान कर देगा आने वाले समय में। अब हम बात करते हैं देश दुनिया की, तो दुनिया के तमाम देशों में ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब जहां तक अमेरिका की बात करें तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो बाइडन है उन्होंने कह दिया है कि खाने की समस्या हो सकती है, अर्थात जो है वहाँ की भूमि में पर्याप्त जो है खाद्यान्न होने की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। अकाल जैसी स्थितियां बन रही हैं और इस वीव हीट की वजह से जो है वहाँ की जमीन जिस ढंग से शोषित हुई है, आज वह जमीन जो है अनाज उगलने में लाचार और बेबस प्रतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि अमेरिका ने साफ जो है तौर पे कह दिया है कि वर्ष 2025 तक हमें खाने के लाले पड़ सकते हैं कई क्षेत्रों में और अकाल जैसी बेबस स्थितियां बनेंगी। तो ये पूरी दुनिया का ये नक्शा मैं बता रहा हूँ और ये नासा के जो विश्लेषण अभी तक आए हैं तो उन्होंने ये पूरी दुनिया में ऐसे चिन्हित कर दिए गए हैं स्थान जहाँ पे प्रकृति के जो विकराल स्वरूप का जो है हमें स्वरूप देखने को मिलेगा। तो उनमें कैलिफोर्निया को जो है टारगेट किया गया है। इसमें हमारे भारत देश में राजस्थान तो अहम है ही है। मध्य भारत में हम बात करें तो ये छतरपुर नौगांव की यहाँ की स्थितियाँ जो हैं भयानक बनी हुई हैं। और ये इस तरह से जो हम देख रहे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को, इस भीषण गर्मी को, इस प्रकृति के बिगड़े रूप को, इस प्रकृति के दुखित, प्रकृति के बीमार स्वरूप को देख कर के हमारा जो मन व्यथित हो उठता है। और
मैं समझता हूँ कि केवल हमने अपने निस्वार्थों के चलते इस पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। और जिस तरह से शहरीकरण हुआ है और हमने शहरों को पाट दिया है, अब जल स्तर जो है हमें ढूंढने से नहीं मिल रहा है। और यही एक विश्लेषण अब मैं जल के बारे में करना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग से जंगल हुआ करते थे उनमें वृक्ष कम हो गए हैं। वृक्षों के अलावा जो वहाँ के जंगलों में हम देखते हैं कि दावानल लगा दी जाती है, इस ओर ध्यान नहीं है प्रशासन का, और कई पेड़ पौधे जल जाते हैं। तो ये स्थितियां जो हैं काफ़ी घातक हैं और इनसे जो है प्रकृति पीड़ित होती जा रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो है इस प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। अभी हमारा कुछ एक सागर जिले के गाँव का विश्लेषण मैंने किया तो उनमें ये स्थितियां बनी हुई हैं कि लगभग सब जगह जो है जल स्तर कम हुआ है और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था जो है कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये इस तरह की स्थितियों से ये मानव जाति जो है वो भी बड़े संकट में। अन्य प्राणियों की तो स्थितियां भयानक है ही हैं। मैं समझता हूं कि 1000 से लेकर के 2000 प्रजातियां जो है विलुप्त होने की आशंका है। और ये जो आने वाला समय है ये इस प्रकृति के रौद्र रूप का समय होगा। और इस आपातकाल को यदि हमने नहीं समझा, इस दुनिया ने नहीं समझा, तो निस्संदेह जो है हमें बहुत बड़े दुर्भिक्ष काल का सामना करना पड़ेगा और हमारा जीवन जो है इतना कठिन होगा कि उसकी कल्पना भी आप यदि करेंगे वर्तमान में तो आज आपकी रूह जो है कांप उठेगी। और ये इस तरह का जो जब प्रकृति अपना कर्ज चुकाएगी, खुद अपना कर्ज लेगी, यदि हमने अपना फ़र्ज नहीं निभाया तो प्रकृति अपना संतुलन बनाना जानती है, वो अपना संतुलन बनाएगी। तो ये जो जीवन है ये जीवन छिन्न भिन्न नज़र आएगा, ये जीवन बिखरा हुआ नज़र आएगा, ये जीवन जो है टूक टूक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आइए। हर एक व्यक्ति जो है कम से कम एक वृक्ष लगाए और उसके बड़े होने तक उसका पूरा जो है संरक्षण करेगा, तब जाके ये कहीं हम जो है कुछ सुधार इसमें कर पाएंगे और इस प्रकृति को हम फिर से जो है वापस उसी हरे भरे स्वरूप में लाएंगे, उस मनोहारी, उस मनोरम स्वरूप में लेकर के आएंगे जो हम अभी सिर्फ कहानियों में पढ़ रहे हैं, अभी हम जो सिर्फ जो है देख रहे हैं। अब हम कुछ एक सर्वे की तरफ यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस हमारी पड़ताल में हम देख रहे हैं, ये आप कृषि योग्य भूमि देख रहे हैं। ये हम सागर जिले के एक गांव में सर्वे कर रहे हैं और इस दौरान हमने ये पाया कि ये जो भूमि है, पता करने पे हमें मिला कि इस भूमि में फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और इस फर्टिलाइज़र यूज़ होने के बाद में इसमें सारा उत्पादन होता रहा है अभी तक। तो इसमें फ़र्क देखें आप कि ये जो आप यहाँ पे इसमें ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इस मिट्टी में जो है ना रूखापन है। जिस जमीन में फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, जितनी भी दवाइयाँ, औषधियाँ, ये कीटनाशक वगैरह जितने रसायन यूज़ होते हैं, उस ज़मीन की विशेषता ये है कि ये बहुत ही काली मिट्टी थी। इन किसान ने बताया कि ये जो मिट्टी थी बहुत काली थी, पर इसको जो है डेहारी पे दिया जाता है, तो इसमें जो लोग खेती कर रहे हैं वो इसमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए काफ़ी इसमें पेस्टिसाइड्स और रसायन यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका ये हालत हुई है। देखें आप, इसमें ये कालापन कम हो रहा है और आप देखेंगे कि इसमें चिकनाहट जो होती है ना एक मौलिक रूप से, वो इसमें ख़त्म है।
और ये इसमें और भी चीज देखेंगे आप कि ये हार्ड भी हो रही है नीचे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें अभी इसका बहुत ज्यादा क्षय नहीं हुआ है। ये फिर भी इसकी जो स्थिति है वो लगभग आधी हो गई है। ये आप देखेंगे कि ये मिट्टी जो है हार्ड भी हो रही है। तो एक तो ये हो गया। अब इसको हम पलट के देखें, ये यहाँ पे ये आप देखेंगे इसे मेड़ कहते हैं, और इस मेड़ के बाद में ये हम दूसरे खेत आ जाते हैं। इसमें भी उत्पादन होता है, ये भी किसान के निजी हाथों में है, पर इसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। तो आप ये देखें, अब इस मिट्टी का कालापन देखेंगे आप, बिल्कुल समझ लो इस बॉर्डर का अंतर है। आप फिर से यहाँ देख लें, यानी ये सिर्फ 5 फीट की जो है इसमें मेड़बंदी है, और ये खेत ऐसे किसान का है जो इसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो आप ये देखें, इस मिट्टी को देखें आप, ये जो मिट्टी है ये भुरभुरी है, इसमें काफी जो है, ये देखें आप, बिल्कुल हाथ से जो है ऐसे खुद रही है। अब ये जो आपकी डली है उसमें हमने देखा था कि बहुत कठोर है, ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जो है टूट रही है। तो इसमें कठोरपन जो है कम होता है। अभी इसमें पानी जो गिरेगा तो इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी और बहुत तेज़ी से गलेगी, जबकि जहाँ पे हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो गलती नहीं है तेज़ी से। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ मृदा परीक्षण कर लिया, मिट्टी का परीक्षण कर लिया, पर यहाँ पर अभी हम देखेंगे हीट वेव्स के बारे में। तो जब वातावरण गर्म होता है, तेजी से गर्मी पड़ती है, ऐसी स्थिति में कैसे भी खेत खलिहान हो उनमें ये दरारें फट जाती हैं। तो ये जो दरारें हैं ये नहीं फटती थी खेतों में, कितना भी अच्छा खेत हो आप ये देखें, ये इसमें दरारें फट रही हैं। इससे ये भली भांति सिद्ध हो जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तेजी से बढ़ रहा है। तो ये अच्छे से अच्छे ये जो खेत हैं आप देखें इसमें कि ये दरारें फट रही हैं, ये देखें आप, ये काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें हो रही हैं। और ये दरारें जो हैं ये बता रही हैं कि इस ज़मीन में कितनी तेज़ी से हीट वेव ने स्ट्रोक किया है। ये बहुत बड़ी बड़ी दरारें। अब इन दरारों के 2 नुकसान हैं। अगर पानी की कमी हुई या कम वर्षा हुई तो ये खेत जो है प्रॉपरली उपज नहीं देगा, क्योंकि दरारें होने की वजह से ये जगह जो है बहुत ज़्यादा पानी लेगी, और पानी जब अंदर से फिलिंग होगी तब जाके इसमें ऊपर जो है ऊपर पानी भरेगा। तो ये इस तरह की जो ग्लोबल वार्मिंग की ये जो परिणाम आप देख रहे हैं ये भयानक हैं और घातक हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमने जो है विश्लेषण किया। ये फिर से हम बिल्कुल ये मेड़ के बाद में ये इस खेत में आ जाते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा। आप इसका रंग देखें, मिट्टी का स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, ये आधी खराब हो चुकी है। इसमें भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो आधी खराब हो गई है। और हम जब इस तरफ देखेंगे तो ये अभी बहुत कुछ जिंदा है, ये ज़मीन, इसमें जीवन है, इसमें लाइफ है बस। पर ये देखो आप, कठोर नहीं है। तो वो जिसमें पेस्टिसाइड हो रहा था उसमें दरारें नहीं आई हैं ज़्यादा, बल्कि इसमें नेचुरल जो ज़मीन है इसमें दरारें आई हैं। तो इसमें हीट वेव का असर होता है। तो आप ये देखेंगे तो ये प्रकृति का जो है
कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। मतलब ये जो आपको दरार दिख रही है, इसमें गिरी हालत में ये कम से कम 1000 लीटर पानी जो है, केवल एक छोटी सी दरार, इसमें 1000 लीटर पानी घुस जाएगा, फिर भी इसका जो लेवल है ये जो है गीला नहीं होगा। तो ये आप देखें, और इसका कालापन देखें। आज के सर्वे में हमने स्पष्ट रूप से आपको जो है मृदा के क्षरण, मृदा के क्षय और मृदा की स्थिति के बारे में बता दिया, जो निश्चित तौर पे एक आने वाली विकट समस्या का संकेत दे रहा है। ये देखो, हम उसी खेत से निकाल रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड यूज होते हैं। तो ये काली मिट्टी का रंग जो है ये बदल रहा है, मिट्टी का रंग बदल जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और कठोर हो जाती है वो मिट्टी। अब हम चलते हैं कुएं में। तो कुएं का पानी देखें आप, इस कुएं का पानी ये देखें आप, ये सारे कुएं जो हैं खाली पड़े हुए हैं। ये जल स्तर कम हो गया है। यहाँ बात की तो अभी 15 से 20 साल पहले इस कुएं में कभी पानी खत्म नहीं होता था, पर अब इसमें मात्र 6 माह जो है इसमें पानी रहता है। जो ऊपर से पानी गिरता है वो स्टोरेज हो जाता है। तो ये केवल जो है एक हौज बन के रह गए हैं। ये जो बेहतर आप कुएं देख रहे हैं, ये बहुत पुराना कुआं है, लगभग 150 साल पुराना कुआं होगा। तो इसमें पानी नहीं है, और पिछले 15 से 20 सालों में इसमें अब 6 महीने पानी नहीं रहता है। बाकी जो है अब ये हौज बन के रह गए हैं। ये कुएं देखें आप, यहीं भव्य जो है ये लगभग 100-150 साल पुराना ये आप देख रहे हैं, ये पीपल है। तो इस पीपल के वृक्ष को देखेंगे आप, तो ये अभी जो कहीं कहीं जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे ये वृक्ष लगे हुए हैं, तो बस इन्हीं से ये जो है प्रकृति को सधी हुई है। और जिस तरह की ये परिस्थितियां बनी हुई हैं ग्लोबल वार्मिंग की, और इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस तरह से इस प्रकृति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो आप स्पष्ट देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस सर्वे के माध्यम से। ये इस तरह से। अब यहाँ हम देखें, यहाँ जानकारी मिली है कि यहाँ आप देखें ये दरख्त जो हैं उखड़े हुए मिल रहे हैं। ये देखें आप, ये बहुत बड़ा एरिया है, और ये आम का यहाँ पे जो है पेड़ लगा हुआ था और वो काटा गया है। तो चूंकि क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं विशाल का, जो पुराने समय में पेड़ होते थे, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, ये लगभग 100-200 फीट ऊपर जो है ऊंचाई वाले जो है विशाल वृक्ष होते थे आम के। तो उनकी वजह से जो नीचे भूमि होती थी वो कृषि के लायक बचती नहीं थी, उसके नीचे जो है उत्पादन ना के बराबर होता है। तो इस तरह से किसानों ने परेशान होकर, फलों का उत्पादन कम होता है बजाय फसल के, तो इस तरह से इन लोगों ने ये जो हैं बड़े बड़े आम के पेड़ जो हैं वो काट दिए। कई अवशेष यहाँ हमको मिल रहे हैं, और ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए ये विशालकाय वृक्ष जो है काट दिए हैं, कटवा लिए। ये है, आप ये देखेंगे तो ये जो है बेर वृक्ष है,
इसको भी काटा गया है। और इधर हम चल के देखें अभी तो ये देखो आप, ये इसकी विशालता देखें आप। ये भी आम के वृक्ष का जो है सूखा हुआ वो तना है, जो इस साबित कर रहा है कि यहाँ पे कभी बहुत विशाल वृक्ष हुआ करता था। और ये वृक्ष भी जो है किसान ने इसी उद्देश्य से कटवाया है, क्योंकि इससे ये जो आप देख रहे हैं ये भूमि जो है पर्याप्त उत्पादन नहीं दे रही थी। ये और भी उदाहरण हम आपको दे रहे हैं और हम ले चलते हैं आपको। ये देखें आप, ये भी वृक्ष है, ये भी आम का ही है और ये भी कटा गया है। ये देखें आप। तो ऐसे ये विशाल वृक्ष जो है जिनकी हाइट 150 से 200 फीट हुआ करती थी, और वो ऐसे वृक्ष जो है काटे गए हैं। और इस तरह से ये हरा भरा बगीचा आज ख़त्म है। और इसमें जो है अब लोग ज़्यादा उत्पादन के लिए रसायन और रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करके खेती करने पे जो है आमादा है। और इससे क्या होने वाला है ये चर्चा हम करेंगे। अभी हमारा ये विश्लेषण आप देखते जाएं। अब इधर फिर हम एक कुएं पर आ जाते हैं और फिर उसकी जो स्थितियां हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। ये भी काफ़ी पुराना कुआं है, हालांकि इसकी जो एज है वो लगभग 40 साल दिख रही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर से नहीं बंधा हुआ है, ये सीसी से फ्रेम लगा के बंधा हुआ है। तो ये लगभग अभी 40 और 30 साल से ये तकनीक हमारे यहाँ आई है। इसके पहले मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण स्थल है वहाँ पे जो है पत्थर को तराशा जाता था और उससे जो है कुएं बांधे जाते थे। तो ये आप देख रहे हैं। अब इस कुएं का जो आप जल देख रहे हैं ये बिल्कुल हरा दिख रहा है, और इस हरेपन से आप इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो स्टोरेज है ये स्टोरेज ही है। मतलब ये एक वाटर टैंक है और इसमें केवल स्टोरेज हो रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो आपका ये जिनका जो खेत है वो सामने दिख रहा है, ये बोर है। तो यहाँ इनने इसमें जल स्तर कम हुआ है, तो यहाँ बगल में लगभग 50 फीट की दूरी पर ये बोर करा लिया है। और इस बोर की वजह से यहाँ देखें आप, ये फसल लगी हुई, ये आप देख सकते हैं स्पष्ट, ये आपको दिख रहा होगा। ये काला पाइप जो है वहाँ नीचे बोरवेल से आया हुआ है। तो ये इस तरह से जो है कई किसानों ने ये विकल्प खोजा है, जिनके कुएं जो है जल स्तर कम हो गया और वो एक प्रकार की हौज बन गए हैं, तो ये बोर करवा लिए। अब हमने ऐसे कई गांव का सर्वे किया है और अभी हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये इस कुएं में भी हम आ जाते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा कुआं है और इसकी साइज़ देखेंगे आप तो ये आपने देखा होगा, ये कुछ हिस्से में जल भरा हुआ है और इधर आप ये देखें तो ये बिल्कुल जो है खाली हो गया है। ये आप भली भांति देख सकते हैं। तो ये जो कुआं है ये माखन पटेल का कुआं है और इसमें जल स्तर लगभग 20 साल से इसमें भी पानी ख़त्म है। तो इन्होंने भी ये विकल्प देखा है। ये विकल्प जो आप देख रहे हैं ये विकल्प है बोरवेल का। इन्होंने भी अपने खेत में पर्याप्त पानी हो सके तो इसके लिए लगभग यहाँ से 100 फीट की दूरी पर ये बोर जो है करवा लिया। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बोर है और इसी वजह से, इस बोर की वजह से यहाँ पे जो है ये आपको फसल दिखाई पड़ रही है। और ये इसमें ग्रीष्मकालीन में जून मास में भी ये जो है ये आप देखेंगे कि ये फसल लगा सके। पर इसमें मजबूरी यही है किसानों की कि लगभग 90% कुआं जो हैं वो जल स्तर खो चुके हैं, वो आज के समय में हौज बन के रह गए हैं। और किसानों के पास यदि पैसा है, यदि उनके पास
परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वो बोर करा ले रहे हैं, अन्यथा उनकी जो भूमि है वो फिर से प्रकृति पर निर्भर हो गई है और जल वृष्टि अच्छी हो गई तो उनका उत्पादन ठीक हो जाता है, और यदि नहीं हुई तो फिर वो आज भी परेशान हो रहे हैं। तो ये हमने आपको जो है अवगत कराया। अब हम अगली जो हमारी जर्नी होती है वो हम नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा इस सर्वे का जो अगला स्टेप है, अभी हमने मृदा परीक्षण किया, मृदा के बारे में जाना, हमारी धरती माता की स्थिति के बारे में हमने समझा जाना, और अब हम चलते हैं फिर प्राकृतिक स्रोतों की ओर। अभी तो हमने जो है मानव निर्मित अप्राकृतिक स्रोत देखे थे, कुएं देखे, बोर देख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं नदी की तरफ। तो नदियों की स्थिति क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जून का महीना चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थितियां बनी हुई हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। अब हम ये जो देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर से ये जो है एक नदी का उद्गम है, और इस नदी का नाम है देहार नदी। जी हाँ, ये देहार नदी है, और इस देहार नदी में अब हम आ गए। तो ये जानकारी मिलती है कि ये लगभग अभी 3 माह से इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, और अब हम इस नदी में जो है उतर रहे हैं। ये देखें आप, तो इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं है। आप देखें, ये यहाँ से आई हुई है, देखें आप ऊपर से। अब हम इसमें नीचे की तरफ जो है चलते हैं। इस नदी में ही हम चल रहे हैं, और इस नदी में हम चल करके ये आपको जो है रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। पूरे भारत देश में ये स्थिति है। ये हमारा जो न्यायादर्श है, आप इस न्यायादर्श के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो ये कहर बरपाया गया है इस प्रकृति के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो हम नदी में खड़े हुए हैं, और ये नदी की जो हाइट है ये लगभग आपको दिख रही होगी, यहाँ नीचे से लेकर के ये फ्लोर है, और इस फ्लोर से यदि हम देखें कि ये नदी की जो हाइट है ये लगभग 20 फीट गहराई है, और ये कभी अपनी अनवरत धारा से प्रवाहित होती रहती थी। ये किनारे लगे हुए जो हैं पेड़ पौधे हैं, और आज इसमें बिल्कुल भी जल नहीं है। आप देखें, और हम नदी से चल रहे हैं, नदी में ही चल रहे हैं। ये देखें आप, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे डरावना ये मंजर आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कई नदियां हैं मध्य प्रदेश में। ये सर्वे हमारा मध्य प्रदेश के न्यायादर्श के लिए है। हम इन गांवों का सर्वे कर रहे हैं जिनमें हजारों सालों से ये जो नदियां थीं, अब उनमें आप ये देख रहे हैं कि ये ऊबड़ खाबड़ खरपतवार निकली हुई है बीच में, और कचरा घर बना हुआ है, और इसमें पानी का जो है नामो निशान नहीं है। और ये इस तरह से पथरीली जगह पे ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये है। तो अभी हम जब हीट वेव की बात करें तो इस जून के महीने में ये जो नौतपा लगे हुए थे, इसमें अभी पिछले 3 से 4 दिनों में इतना गजब का जो है हीट स्ट्रोक बढ़ा हुआ है कि कह पाना बहुत मुश्किल है। मैंने छोटी छोटी जो गौरैया चिड़ियाँ होती हैं उनको मरते देखा है अभी, और समाचारों में तो आप सुन ही रहे होंगे कि क्या हालत है पूरे भारत में। राजस्थान में तो 50 से 54 तक जो है टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर पहुंच गया है। वहाँ तो जीवन तहस नहस है। महाराष्ट्र में भी हालत ये है कि 40 से 45-46 है।
मध्य प्रदेश के हालात बने ही हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं हम नदी में से चल रहे हैं और इस नदी में चलते हुए हम इस भारत देश की एक भयानक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और हमारा ध्येय यही है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये सर्वे जो है पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से प्रकृति जो है यहाँ पे छटपटा रही है। ये देखें आप, ये उधर सामने जो दिख रहा है आपको, ये इस नदी पर जो है एक पुल बना हुआ है, सड़क मार्ग है ये। और हम अभी नदी में ही चल रहे हैं, बिल्कुल सूखी नदी हुई है और इस सूखी नदी में हम चल रहे हैं। तो ये भयानक तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। तो ये देखें आप, तो ऐसी कई नदियाँ जो हैं वो सूखी पड़ी हैं। अगर सरकारों ने इनमें बांध दिए हैं, हर एक नदी में बांध की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हर एक नदी में जो है गहरीकरण की ज़रूरत है। जब तक इन नदियों में गहरीकरण नहीं होगा तो ये यथास्थिति में नहीं आएंगी। ये जो नदी हम बता रहे हैं आपको, ये देहार नदी है और ये केवलारी कलां से जो है इसका उद्गम स्थल हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस नदी का गहरीकरण कर दिया जाएगा तो केवलारी गांव जो है ये इसका जल स्तर 100% जो है बढ़ जाएगा। और इससे जो ये भयानक तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पशुओं के लिए, वन्य प्राणियों के लिए जो पीने योग्य पानी है वो भी इसमें उपलब्ध रहेगा। तो ये यहाँ पे जो है प्रयास किया जाना आवश्यक है। तो ये इस तरह से हम सूखी नदी में देख रहे हैं और इसमें ये आप देख पा रहे हैं भली भांति ये पुल बना हुआ है और इसके भी वही हालात हैं, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो इसमें ये जो सुधार किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इन नदियों के जीर्णोद्धार की सख्त ज़रूरत है। और ऐसी में अभी मध्य प्रदेश की मैं 20 नदियाँ बता दूंगा जो काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, काफ़ी लंबी जो है ये जाके सोनार नदी में मिलती है। और ये आपकी जो है गढ़ाकोटा के आसपास ये जो है सोनार नदी में मिल जाती है। और सोनार नदी काफ़ी बड़ी नदी है। तो ये मैं आपके लिए इस नदी का जो है उद्गम स्थल के साथ साथ और इसकी विशालता के बारे में बता रहा हूँ। और यही वजह है कि अभी आगे चल के इसमें जो है नन्ही देवरी में इसमें स्टॉप डैम बन गया है, इसमें इसको रोक दिया गया है। तो इसके पानी को रोकने से वहाँ जो है जल स्तर बढ़ गया है और ये काफ़ी अनुकूल स्थितियाँ बन गई हैं वहाँ पर ये आप भयानक तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज ये जो स्थितियां अभी देख रहे हैं आप भारत देश की, भारत में मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश से जुड़े इन तमाम गांवों का मैं यहाँ सर्वेक्षण मैंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया का एक जो है आपातकाल है और इस आपातकाल में भरपूर भोजन और पोषण मिल पाना जो है बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। तो जिस तरह से मैंने ये सर्वे किया है उसके अनुसार मैंने इसके निदानात्मक परिस्थितियों के बारे में भी वर्णन विस्तृत किया है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये इधर एक कुआं फिर से हमको देखने को मिला है और ये इसमें प्राकृतिक जल नहीं होगा, क्यों भरा हुआ है, बोरवेल से भरा है। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक शिव मंदिर है यहाँ पर। और ये भी बहुत पुराना है, लगभग 200 साल पुराना ये होगा। तो इस कुएं में भी ये जो है मैंने बताया कि ये सारे जो हैं अब इस समय हौज बन गए हैं कुएं। और ये जो आप जल देख रहे हैं इसमें बोर के माध्यम से भरा हुआ है। ये कुछ आसपास के लोगों के लिए और इस मंदिर के उपयोग के लिए ये जल है। यहाँ आप देखें ये विशाल पीपल का वृक्ष है और ये इसमें भी एक समय ऐसा था 20 साल पहले लगभग, क्यों
ये गुलाब सेन बता रहे हैं कि लगभग 20 साल पहले इसमें कभी जल कम नहीं हुआ, ये 12 महीने इसमें जल रहता था। तो जैसा कि हमने कहा कि हर एक गांव का जल स्तर अगर सुधारना है तो पर्याप्त तो उसमें जगह है। आज हमारा इस सर्वे में जो है, क्यूलारी का सर्वे हमने किया, तो इसमें देहार नदी जो है लगभग 60% गांव को घेरे हुए है, जिस तरह से क्षिप्रा नदी ने उज्जैन को घेर के रखा है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और ये कुएं जो हैं बिल्कुल सूख रहे हैं। तो अगर नदी का गहरीकरण हो जाएगा और नदी में अगर स्टॉप डैम बन जाएंगे जगह जगह, तो निस्संदेह जो है जल स्तर बढ़ेगा और ये भयानक तस्वीर जो है ये सुधर जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और अब एक तरफ ये योजनाएं देखें आप कि ये लगभग 300 से 400 फीट गहरा है ये बोरवेल और इसमें हैंड पंप लगा हुआ है, पर ये पूरा फेल है। और ये इस तरह से जगह जगह जो है ये सरकार का पैसे का जो दुरुपयोग दिखता है। और इसके साथ साथ ये भी भयानक तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि उपाय नहीं बचे हैं। ये कितना भी गहरे कर लो, बहुत कम जो है हैंड पंप में जो है पानी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कई हैंड पंप जो हैं खाली पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ वो ये स्टोरेज है कुल मिला के। तो ये और भी ऐसे कई कुएं हैं जो हमने सर्वे किया है। तो ये जो तस्वीर हम रखना चाह रहे हैं, ये भी लगभग 150 साल पुराना कुआं है। हम इस कुएं में आ जाते हैं और ये देखें आप, तो इस कुएं में भी स्थिति ये है कि ये पानी तो भरा हुआ है पर प्रॉपरली उपयोग के लायक नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है ये नेचुरल पानी नहीं है। आप इसमें देखेंगे ये स्टोरेज होने की वजह से ये इसमें जो है काई जमा हुआ है और पर इसमें ये जो पानी है थोड़ा बहुत तो रिसाव मिल रहा है भूमि से। इसके जो भूमि स्वामी हैं कमल जैन जी, तो इन्होंने बताया कि इसमें इस साल कुछ जो है पानी की वजह से रिसाव मिला है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जल स्तर है इस साल, है ना। तो ये स्थितियां जो है बनी हुई हैं। बाकी यहाँ से लगभग दूरी कितनी होगी भैया नदी की? ये 50 मीटर है ना, ये 50 मीटर की दूरी पर नदी है। और इस नदी के पास में ये कुआं कभी ऐसे थे कि इनमें कभी पानी कम होता नहीं था, पर नदी हमने आपको बता दी कि बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। तो ये जो है कुएं जो हैं एक हौज बन के रह गए हैं महज। तो ये भयानक तस्वीर आपके सामने जो है हमने एक सर्वे के माध्यम से रखी है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर ये पूरा जो सर्वे है हमारा, ये पूरे विश्व के लिए है। यूएनओ से मेरा अनुरोध है कि आप ये देखें भयानक तस्वीर, और इस बारे में जो है दुनिया के तमाम देशों को एक नई गाइडलाइन जो है जारी करनी चाहिए और इस दिशा में जो है प्रयास करने चाहिए। अगर ये भयानक तस्वीर आपको ये बदलना है तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा जिस तरह से ये जो आप प्रकृति के ये स्रोत जो देख रहे हैं उनमें आप शामिल हो जाएंगे और मानव अपने अस्तित्व को जो है कभी खोजेगा इसी तरह। ये बिल्कुल दावा है मेरा 100%। तो ये स्थितियां जो भयानक बनी हुई हैं ये आप देखेंगे। मानव को अपने अस्तित्व के लिए जो है लड़ना पड़ेगा। मानव अपने जीवन के लिए जो है आने वाले समय में किस ढंग से जो है जद्दोजहद करने वाला है, ये तस्वीर देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कठिन जो है आगे आने वाला जो है जीवन होगा और किस तरह से जो है पूरी प्रकृति के लिए ये भयानक तस्वीर है। तमाम जीव जंतुओं के लिए
तमाम प्राणियों के लिए ये जो आज का सर्वे है वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो मैं खास तौर से ये तैयार कर रहा हूँ। और ये पूरा जो मैंने ये प्रोजेक्ट वर्क किया है, इसके माध्यम से मैं पर्यावरण विभाग में और प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से जो है मैं सरकार तक ये बात अपनी पहुंचाने वाला हूं। इसके बाद मैं माननीय मोदी जी तक भी ये बात पहुंचाऊंगा, प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय में भी ये जानकारी पहुंचानी है। और पूरे विश्व के लिए भी ये हमारा सर्वे जो है मैंने जो अभी किया है तो ये आपके लिए काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये विश्व पर्यावरण दिवस के लिए मेरे ये आंकड़े जो हैं बेहद सार्थक और आवश्यक महसूस होंगे। मैंने इस प्रकृति के साथ जो है, इस पर्यावरण के साथ एक प्रयास किया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रयास आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप देखें, ये आम का पौधा है और ये लगभग 4 साल पुराना है। ये आप देखें अमरूद है, ये अमरूद देख रहे हैं। ये इस तरह से हमने हमारा जो किचन गार्डन है उसमें ये लगाए हुए हैं। ये आप देखेंगे ये कड़ी पत्ता है, ये अमरूद आपको दिख रहे होंगे। तो ये इस तरह से हमने ये लगाए हुए हैं और ये सारी वैरायटी अलग अलग है, क्योंकि हमने ये जो है खुद का ही बीज तैयार किया है। मैंने ये खुद के बीज से ही मैंने ये सारे पौधे लगाए हैं। इसमें कोई, ये आप देख रहे हैं, इसमें अभी ये पौध लगी हुई है, इसको अलग अलग करना है। ये 4 पौधे हैं अमरूद के, तो इन्हें अलग करना है। ये आप देखें कि ये शमी का वृक्ष है, ये काफ़ी बड़ा। तो हमारी तकनीक ये रही है कि मैंने इसमें जो भी आम खाए मीठे लगे और उनको मैंने यहाँ पे बीजों को लगाया और रोपित करके ये मेरे खुद के जो है, ये मैंने किसी नर्सरी से नहीं लिए हैं और सारे पौधे मैंने इसमें किचन गार्डन में लगाए हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर सा, ये 5 साल पुराना है और ये दशहरी आम है। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लगभग 10 फीट का हो गया है। और ये अभी ये देखें आप, ये कहते हैं कि ये बड़ी केतकी का है ये पौधा। और ये आप देखें बेल, तो बेल लगा हुआ है। बेल के बाद फिर ये जो है कड़ी पत्ता लगाए हुए हैं। ये आप देखें अमरूद है, फिर ये आम लगा हुआ है, ये आम लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये जो वैरायटी है तोतापरी। और ये देख रहे हैं आप, ये लंगड़ा आम है। ये इस तरह से हमने ये लगाए। कुछ एक हमने नींबू के भी जो हैं, ये आप देखें ये पौधे लगाए हैं। ये भी लगभग 4-5 साल, 2017 से मैंने ये वृक्षारोपण का काम किया है। तो ये हमने लगा दिए। ये आप देख पा रहे हैं ये मीठी नीम का है, यहाँ भी 2 मैंने मीठी नीम के लगा दिए हैं। ये नींबू का आप देख रहे हैं ये, और ये पुराने लगे हुए थे कुछ, ये नींबू के 2-3 जो पेड़ बन गए, अब तो ये पुराने लगे थे। और ये अभी इसका अमरूद का है ये, तो ये भी जो है लग गए हैं। ये तो बस थोड़ा सा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है और ये एक लाल कीड़ा होता है, तो ये इनके पत्ते खा रहा है। तो इसी लाइन में हम चलते हैं। ये फिर से अमरूद है, ये आप देख रहे हैं, पर ये लग चुके हैं, इनका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है।
ये देखें आप, ये अमरूद का है। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली नीम का लगाया है, और ये आप देखें तो ये पीपल का भी जो है पौधा लगाया है, और ये लगभग 3 साल के हो गए हैं। अब इन्हें हम जो है बड़ी जगह पे इनको रोपित कर देंगे, तो ये प्रॉपरली अपना जीवन जो है स्थापित कर चुके हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। इन बड़े बड़े पेड़ों की एक विशेषता होती है कि अगर 2.5 फीट का आपका जो है पेड़ हो गया, फिर वो कभी नहीं मिटता है। वो बहुत ज़्यादा जो है मौसम की विपरीत परिस्थितियां भी सहन कर लेते हैं। तो ये इन बड़े पेड़ों की, बड़े विशाल वृक्षों की जो है एक प्राकृतिक क्षमता होती है, एक प्राकृतिक गुण होता है इसमें। तो ये देखें आप, ये अमरूद है, ये आप देख पा रहे हैं। ये इमली लगाया हुआ है, इमली का ये भी लगभग जो है 4-5 फीट हो गया है। और यहाँ चलते हैं अपन, तो ये दक्खन इमली का देख रहे हैं आप, ये दक्खन इमली का है। ये भी लगा है, ये भी लगभग 5 साल का हो गया, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है ये, और ये कांटेदार होता है, ये देखें आप। ये आम का वृक्ष, ये भी जो है लगभग 3 साल पुराना हो गया, ये अभी 2 साल पुराना है। और सारी वैरायटी जो हैं यहाँ पे सब अलग अलग हैं। और इसके अलावा हमने सहजन के भी जो है पेड़ बना दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस किचन गार्डन में हमने जो है खुद से जो है बीजों को रोपित किया और ये पूरे वृक्ष लगाए हैं। तो ये 9 जो हैं आम के वृक्ष हैं पूरे पूरे, और लगभग 27 हमने यहाँ पे अभी अमरूद के वृक्ष लगाए हैं। 2 शमी के हैं, 4 जो हैं इसमें कड़ी पत्ता है, मीठी नीम है, और ये कुछ दुर्लभ है, जैसे बड़ा केतकी हो गया, ये आपका जैसे बेल वृक्ष हो गया, नींबू हो गए। तो ये एक एक जो हैं वो दुर्लभ प्रजातियों वाले जो हैं लगाए हुए हैं। अभी हर श्रृंगार के पौधे डाले हैं, पर वो अभी निकले नहीं हैं। नीम और पीपल भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये इस तरह से लगभग मैंने जो है दुर्लभ प्रजातियों वाले और अति विशिष्ट गुणों वाले जो हैं विशाल वृक्षों का मैंने यहाँ पे खुद से वृक्षारोपण किया। और इन्हें जो है पिछले 5 साल पहले मैंने जो है जॉब छोड़ी है, तो उसके बाद मैं केवल इसी सेवा में लगा हुआ हूँ कि कुछ भी हम जो है इस प्रकृति का जो है कर्ज चुका सकेंगे, तो ये हमारा जीवन जो है सफल होगा। और इसी प्रयास में मैंने ये जो है एक छोटा सा प्रयास किया है। और ये खुशी इस बात की है कि ये मैंने ही जो है इनका रोपण किया और आज इन्हें इस अवस्था तक ले आए हैं। और ये बहुत ही एक हमारे लिए जो है आत्मिक खुशी का ये पल होता है, जब जब हम इन बड़े विशाल वृक्षों को देखते हैं, तो इनके लहलहाते जो ये जो स्वरूप हमें देखने को जब मिलते हैं, तो बड़ा जो है दिल जो है खुश हो जाता है। तो ये इस तरह का जो मैंने एक प्रयास किया है।
तो अभी यहाँ पे हमने ये कुछ नए बीजारोपण करे हैं, तो अभी दिख नहीं रहे हैं, पर ये इस जगह पे हमने कैथ के और ये कदम्ब के और इसके अलावा हरसिंगार के भी जो है ये यहाँ पे बीज लगाए। काफ़ी अभी तो जो छोटे छोटे ये देख रहे हैं आप, ये नोनी दिख रही है, ये वाली। तो अभी मेरा इस धरती माँ को हरा भरा बनाने का जो लक्ष्य है वो अभी निरंतर चल रहा है, और मैंने लक्ष्य रखा है कि मैं दुनिया के तमाम निराले और दुर्लभ पौधों को, वृक्षों को लगाऊंगा, और मेरा एक प्रयास जो है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक मेरा जीवन है। और ये देखें हमारे किचन गार्डन में कि मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं, और ये दोपहर में तरह तरह की अलग अलग प्रजातियों की जो हैं चिड़ियाँ आती हैं और यहाँ जो है जलपान करती हैं, किलोल करती हैं और खेलती हैं। तो बड़ा ही मोहक और मनोहारी दृश्य होता है। ये यहाँ पे अधिकांश जो है दुर्लभ प्रजातियों की चिड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, और उन्हें यहाँ पे जो है उनके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, तो वो यहाँ ठहरती हैं। ये आप देखें, वो पानी पीते हुए शीतल जल यहाँ पे मिट्टी के सकोरे में हो या फिर घड़े में हो, तो बहुत ही शीतल जल ऐसी भीषण गर्मी में उनके लिए अमृत जैसा होता है। तो आज इस विश्लेषण में हम कुछ बेहतरीन तथ्यों को भी लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें कि सन 2020 में अगस्त के महीने में कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगा दी गई थी, और सबसे विचित्र बात यह है कि पूरा जंगल खाक हो गया था, और इसके बाद भी जो है एक पेड़ में अभी भी करीब 1.5 साल से उसमें आग सुलग रही है, परंतु उसे वो जला नहीं पाई है पूरी तरह से। और सूत्रों के मुताबिक इस आग ने जंगल में 1.5 लाख एकड़ ज़मीन पर फैले लाखों करोड़ों पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन सिकोया का एक जो पेड़ है वो एक हिसाब से जो है कि अमरता का रूप लिए हुए है, उसमें अंदर आग लगी हुई है, पर आज तक वो जो पेड़ खड़ा हुआ है 1.5 साल से, तो ये इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हम बता दें आपको कि जो सिकोया जो वृक्ष होता है वो इसका तना इतना मोटा होता है कि लगभग 10 से 20-25 फीट तक उसका तना हो जाता है, और इस वजह से उसमें जो है लंबे समय तक जो है आग से या पूरी प्रकृति के किसी भी विपरीत पक्ष को सहन करने की क्षमता होती है, और इसलिए ये एक अद्भुत बना हुआ है। तो ये इस तरह से हम आपको बता दें कि कुछ एक तथ्य हमारे सामने आए हैं। वैसे विशालकाय वृक्षों में मैं आपको बता दूं कि भारत का नाम ही अव्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो बरगद होता है उससे बड़ा कोई वृक्ष नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है इसमें अब चलने की क्रिया होती है, यह स्थान परिवर्तन कर देता है और ये चलता है ये वृक्ष। तो ये इसे हम द ग्रेट बनियन ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह जो वृक्ष है अपनी विशालता के साथ साथ ये चलने में भी सक्षम है। ये स्थान परिवर्तन करता रहता है और आगे बढ़ता जाता है, और अपनी विराट स्वरूप के कारण ये जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष बना हुआ है। हालांकि ऊंचाई में मैं सिकोया की बात कर ही चुका हूँ, और भी इसके अलावा कई हैं, जैसे ये आपका बर्फीले इलाकों की बात करें हम तो इसमें रुद्राक्ष भी काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं। इसके अलावा बुरांश वगैरह की जो पेड़ हैं वे भी काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। और वैसे दुनिया में सबसे ऊंचा जो पेड़ है वो रेडवुड का है, और ये कैलिफोर्निया में ही है। तो और विश्व में बात करें तो विश्व में पाया जाने वाला जो सबसे पहला वृक्ष है वो है स्वीडन के डलारना प्रांत में दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष है, और जो 9550 वर्ष पुराना वृक्ष है। और इससे सिद्ध होता है कि ये वृक्ष जो हैं ये खुद खड़े रह कर के हमारे लिए जीवन प्रत्याशा प्रदान करते हैं, और मानवीय जीवन को या समस्त प्राणियों के जीवन को जो है सहज बनाने में इनकी अहम भूमिका है। दुनिया में कितने पेड़ हैं सूत्रों की बात करें तो दुनिया भर में अभी 30 खरब
40 अरब 76 करोड़ पेड़ हैं। इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि मात्र 7 अरब लोगों के लिए और ये समस्त प्राणियों के लिए ये जो पेड़ पौधे हैं ये कम पड़ने लगे हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये प्रकृति का दोहन हुआ है। राजस्थान में जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उसमें भारत का सबसे दूसरा बड़ा बरगद का पेड़ स्थापित है। तो ये पेड़ वृक्षों की पौधों अचरज भरे कुछ ये जो तथ्य हमने आपके सामने रखे, तो ये मानव जीवन के लिए अहम है और इस तरह से इस प्रकृति के दोहन को हमें रोकना चाहिए। और जिस तरह से ये शहरीकरण हो रहा है उस शहरीकरण में अभी फ़िलहाल कॉलोनाइज़र के लिए जो है ये कहा गया है कि आप बीच में पार्क बनाए रखेंगे और खाली ज़मीन रखेंगे, तो ये अभी उपाय नाकाफ़ी हैं। पर अभी बात मध्य प्रदेश की करें तो 2001 में जो पानी रोको अभियान तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के माध्यम से जो है चलाया गया था, पर वो भी इतना जो है कारगर साबित नहीं हुआ है और इस तरह से जो है वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ये जो तपिश है सूरज की ये बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में। और उन 2-4 सालों के बाद फिर अभी पिछले 14-15 साल से इस दिशा में कोई बेहतर प्रयास जो है हमें मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से करने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ एक जो है तालाब और डैम जो है बांधे गए हैं, तो उनके माध्यम से बहुत कुछ अभी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पर यहाँ दूसरा पक्ष जो है भ्रष्टाचार का भी है। उस भ्रष्टाचार के मुंह में पता नहीं ऐसे कितने नदियाँ और तालाब समा गए हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है सरकार और प्रशासन की यहाँ पे दृष्टि होनी चाहिए कि आप जो इस पर्यावरणीय जो व्यवस्था को संतुलित करने के लिए आप जिन लोगों को जो है उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं उनके आपको कैरेक्टर को भी आपको नोटिस करना चाहिए और उन पर निगरानी करके जो है ये जो है प्रयास किया जाना चाहिए कि किस तरह से जो व्यक्ति हैं जो है करप्शन से दूर हैं या करप्शन करते हैं। तो उस हिसाब से अगर इस दिशा में कुछ जो प्रयास होंगे तो वो फिर सार्थक दिखाई पड़ेंगे। और जो लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार का पैसा है, आम जनता का जो पैसा है, वो इस तरह से लूट खसूट करके चंद पूंजीपति लोगों की जेबों में जा रहा है। तो ये भी यहाँ पे एक पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत अहम मुद्दा है। तो इस भ्रष्टाचार ने भी हमारे इस पर्यावरण को प्रभावित किया है और इस प्रकृति को जो है कहीं ना कहीं से पीड़ित किया है। तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से संदेश में देता हूँ और सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो है एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में अपना जीवन यापन करते हुए इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से बचें। और यही आपका जो है सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही आपका सबसे बड़ा जो है अभी कर्ज चुकाने के लिए सत्कर्म होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।